बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अमेरिका और ईरान के सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान के वक़ार में कितना इजाफा हुआ है। इस व्लॉग में मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि इस सारे सीज़ फायर के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद भारत में कितनी मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई एक्सक्लूसिव है। मैं आपको बताऊंगा कि जेडी वेंस और ईरानी वफद कौन कौन सी बातें डिस्कस करने जा रहा है। क्या ये तमाम के तमाम जो नकात हैं ये पहले ही तय हो चुके हैं और ये मंतकी इंजाम तक पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इनको मैच्योर करना बाकी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सारी सूरत हाल के बाद इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और पाकिस्तान एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहा है। उस इत्तेहाद में कौन कौन शामिल होगा मैं आपको इस व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि इस वक्त इसराइल में कैसे सफ़े मातम बिछा हुआ है और इस सारे वाक़े को एक सियासी अलमिया करार दिया जा रहा है और नेतन्याहू के सामने एक नतीजा निकल चुका है और वो नतीजा क्या है इसके ऊपर भी बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत कुछ है कि किसने ईरान की गारंटी दी, किसने अमेरिका की गारंटी दी, कौन कौन सी वायलेशन इस वक्त हो रही हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ किस तरह और कैसे राब्ते में है और इस समेत अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है। देखें, सऊदी अरब के साथ आपको पता है पाकिस्तान का मुआहिदा और इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जहाँ पे इज़्ज़त व वक़ार का मामला है वहाँ सऊदी अरब के मुफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान उसको लेके आगे चल रहा है। 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा की आपस में बातचीत हो चुकी है और चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश की जा रही है। वायलेशंस की खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि सीज़ फायर के ऐलान के बाद कुवैत पर भी हमले हुए, यूएई पर भी हमले हुए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो मेन मुआहिदा था वो ये था कि अमेरिका जो है वो अटैक करना छोड़ देगा, इसराइल को होल्ड कर लेगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल देगा। इस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने के लिए सिर्फ 15 जहाज़ डेली के बेसिस पे इजाज़त दी है और उनसे टोल भी लिया जाएगा। टोल क्यों लिया जाएगा और ट्रंप इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे और क्यों बर्दाश्त करेंगे, ये जब मैं आपके सामने 10 नकात रखूंगा तो आपको सब समझ आ जाएगी। बहरहाल इस वक्त दोनों साइडें चाहे ईरान हो या अमेरिका हो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। यही काम पाकिस्तान की जंग में हुआ था और आजकल यही काम होता है। यूक्रेन भी विक्ट्री क्लेम करता है, रशिया भी विक्ट्री क्लेम करता है। जब जंगें होती हैं तो अपनी अपनी अवाम के लिए अलग अलग बयानिए बिल्ड किए जाते हैं, लेकिन दुनिया को इस वक्त जिस चीज़ से गर्ज है वो है अमन, और अमन भी ऐसा कि जो दुनिया की तिजारत को डिस्टर्ब ना करे और मुल्कों में महंगाई का तूफान ना आए। अब हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तैयारियां अपने अरूज पे हैं। हमने आज सुबह देखा अमेरिका की चार्ज डी अफेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गई, वहाँ पे मोहसिन नकवी से उन्होंने मुलाकात की। कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस की जो सिक्योरिटी है वो खुद अमेरिका करेगा। लेकिन इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जुड़वा शहरों में 2 दिन की छुट्टी की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। रेड जोन पर फौज ने अपना कंट्रोल संभाला हुआ है, पुलिस और रेंजर्स भी वहां पर तैनात है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मेहमानों को 5 स्टार होटल में ठहराने की सारी प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जेडी वेंस शायद अमेरिकी सफारत खाने में रुकें, लेकिन देखते हैं इस हवाले से क्या खबरें आती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जेडी वेंस भी ये बात कर चुके हैं, ट्रंप भी ये बात कर चुके हैं कि जितने भी नकात थे उन सब पर पहले से ही 95% जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं और 2 हफ्ते जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सीज़ फायर के हैं वो इस एग्रीमेंट को मैच्योर और फाइनलाइज करने के लिए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि चीन के किरदार की बातें भी आ रही हैं। पाकिस्तान ने इस सारे मामले में एक मैनेजर का किरदार अदा किया, तुर्की से मदद ली, चीन से मदद ली, गल्फ ममालिक से मदद ली और जहां जहां उसका अपना असर रसूख था उसको इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तुर्की ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया है और कहा यह जा रहा है कि नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन
MIT نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور خاص طور پہ اس کی جو صلاحیت ہے US اور اسرائیل کی انٹیلیجنس سے رابطہ اور ایرانی IRGC سے رابطہ، اس حوالے سے بھی ترکی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور صرف وزارت خارجہ نے اس میں جو مین رول ہے وہ پلے نہیں کیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے یا پھر صرف ایک اطمینان کا سانس کہ پوری دنیا کو ایک وبال میں مبتلا کر دیا گیا تھا، کیا صرف اس سے نکلنا ہی ٹرمپ کے لیے اس وقت بڑی کامیابی بن چکا ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مذاکرات جنگ سے پہلے ہو رہے تھے اور آج ایران کے موقف میں سختی آئی ہے، اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اپنے وقار اور اپنی ساکھ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور عزت کے اس معاملے پہ کوئی دھوکہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نئے اتحادوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ گلف ممالک بے شک اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد امریکہ سے مکمل طور پہ اپنی جان نہیں چھڑوائیں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل انحصار امریکہ پر کرنے کی بجائے اس کو صرف ایک شراکت دار کے طور پہ رکھا جائے اور اس میں اور بھی چیزوں کا سہارا لیا جائے اور ایک مکمل کمپریہنسو سیکیورٹی پلان بنایا جائے جس میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی، قطر، اخوان المسلمین، مصر یعنی کہ اور پاکستان ایک ایٹمی ملک، یہ بیان دیا ہے نفتالی بینٹ نے جو کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امریکہ اسرائیل کو گلف کے سیکیورٹی گارنٹر کے طور پہ پیش کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ایران سے اگر کوئی بھی ملک گلف ممالک کو بچائے گا تو وہ اسرائیل ہے، لیکن اب جتنے بھی گلف ممالک ہیں وہ اسرائیل پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید ایک ملک کے، ان کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ اب اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں نام آئے انڈیا کا، جہاں نام آئے اسرائیل کا، تو وہاں پاکستان کے لیے تو کوئی بھی اچھی خبر نہیں آ سکتی۔ تو انڈیا میں جو اسرائیلی سفیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک قابل اعتماد ملک نہیں سمجھتے۔ آپ نے کیا پاکستان کو قابل اعتماد سمجھنا ہے؟ پاکستان تو آپ کو ایک ملک ہی نہیں سمجھتا اور آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود اسرائیل سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہے، یہ جو سیز فائر ہے، یہ ایک سیاسی المیہ اختیار کر چکا ہے اور اسرائیل کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ میں کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس میں شامل ہونا ہے تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ ایران سے اکیلے لڑ سکتے ہیں تو لڑ لیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوجی سلامتی کے معاملات ہیں وہ اسرائیل کے اندر صرف ایک فون کے اوپر، ایک فون کال کے اوپر حل ہو رہے ہیں، اور ہر جو یائر لاپڈ ہے اپوزیشن لیڈر، انہوں نے یہ سارے کے سارے الزامات نیتن یاہو پر لگائے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے جو اتحادی ہیں انہوں نے واشنگٹن کو بتا دیا تھا کہ ٹرمپ کسی بھی فیصلے کو جو بھی کریں گے اس حوالے سے ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب اس وقت ان تمام تر مذاکرات میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسرائیل کے شاید ہی کوئی ایسے کنسرن ہیں جو کہ اس کے اندر ریپریزنٹ کیے جائیں یا حل کیے جائیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا بیلسٹک میزائل کا، وہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور وہ یہاں تک کہ ڈسکس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پروکسیز کو ہیلپ کرنے کے حوالے سے کوئی بات ان 10 نکات میں شامل نہیں ہے، اور نیوکلیئر، یس، اونلی نیوکلیئر کا جو آپشن ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران پہلے سے کمزور ہے اور اسرائیل پہلے سے طاقتور ہے، یہی اس جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 4 مقاصد تھے، چاہے رجیم چینج کا ہو، چاہے پروکسیز کو ختم کرنے کا ہو، چاہے بیلسٹک میزائل کا معاملہ ہو،
न्यूक्लियर का मामला तो पहले दिन से ही ईरान कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे, इनमें से कोई भी अभी तक हल नहीं हुआ है। तो अब बहरहाल लिबनान जो है वो एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि लिबनान में जंग बंदी इस सीज़ फायर का हिस्सा है, इसराइल ये कह रहा है कि इसका हिस्सा नहीं है, जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये एक गलत फहमी है, लिबनान इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल लिबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये अपील की है कि लिबनान के अंदर भी जंग बंदी करवाई जाए। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके बात की है और ये सारे मामलात को एक खुश आइंद कदम करार दिया है। लेकिन इस वक्त फ्रांस के जो सदर हैं उनका सबसे बड़ा मसला लिबनान में जंग को रुकवाना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरानी वफद की जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि ईरानी पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं, वो कौन हैं और वो क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 10 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ट्रंप ये कहते हैं कि ये ईरान की तरफ से लीक किए गए हैं, लेकिन ट्रंप का इसके ऊपर एक और मौक़िफ़ है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं ये 10 पॉइंट्स के मुताबिक, ये बेसिकली अल जज़ीरा के जो ब्यूरो एडिटर हैं उन्होंने भी इनकी तस्दीक की है। इसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल कमिटमेंट की जाए हमसे कि यूएस जो है वो दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ अग्रेशन नहीं करेगा, दोबारा जंग नहीं करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब ईरान ये गारंटी दे देगा कि वो एटम बम नहीं बना रहा तो फिर अमेरिका को ये काम करने की क्यों ज़रूरत है। और अगर अमेरिका ये काम करेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और फिर उसको तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्टीमेट पीस की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। इस वक्त सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये जो मौजूदा जंग है इसको रोका जाए और दुनिया की तिजारत को बहाल किया जाए। उसके बाद कहा जाता है कि जी कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इन कोऑर्डिनेशन विद द ईरानियन आर्मड फोर्सेस, और इसमें कहा जा रहा है कि जो ईरान रिटेन करेगा लिवरेज के तौर पे इस वाटरवे को। अब दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसकी भी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो कंपनसेशन है, ईरान ने जो कंपनसेशन मांगी थी वो कहा जा रहा है कि शायद टैंकरों से टोल वसूल करने की सूरत में ये कंपनसेशन जो है ये ईरान वसूल करे कुछ अरसा तक। अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को एक तरह से एक्सेप्टेंस दी जाएगी। लगता सारा का सारा ये है कि ये ईरान की तरफ से लीक किया गया है अपनी आवाम को ये बताने के लिए, लेकिन ट्रंप इस हवाले से कुछ और कह रहे हैं। लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी कि तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो ईरान के खिलाफ वो ख़त्म की जाएंगी, और जो IAEA के अंदर ईरान के ऊपर एटॉमिक के हवाले से पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी। और इसके अलावा ईरान जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से जितनी भी ईरान पर पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी। US विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस को गल्फ से। इसके साथ ही फुल कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस सफर्ड बाय ईरान ड्यूरिंग द वार टू बी सिक्योर्ड थ्रू पेमेंट्स बाय ईरान बाय शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपनसेशन है वो टैंकरों से रकम वसूल करके, यानी कि अगर एक टैंकर में 1 मिलियन बैरल ऑयल आता है तो एक बैरल के ऊपर $1 के हिसाब से $1 मिलियन वहां से वसूल किए जाएंगे, यानी $10 लाख। अब उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जितने भी ईरान की असासी हैं, कहा जाता है तकरीबन $100 बिलियन के करीब हैं जो कि मुंजमद किए गए हैं, उनको अनफ्रीज किया जाएगा। और UNSC की रेजोल्यूशन के बाद तमाम तर जो मामला है उसकी रेटिफिकेशन की जाएगी, उसकी तस्दीक की जाएगी और ये सब कुछ सारे मामले होंगे। अब हम ये देखते हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि जो ईरान के अंदर स्टॉक पाइल्स हैं जिससे 10 के करीब एटम बम बन सकते हैं, उसके बगैर तो ये मामला हल होने वाला है ही नहीं। और ये 10 पॉइंट जो कि ईरान की तरफ से लीक किए गए हैं बकौल ट्रंप, उनमें ये मामला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने स्काई न्यूज़ से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये ईरान की तरफ से लीक किए गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल 10 पॉइंट्स हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मैंने वो देखे हैं और वो बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स हैं और उसके ऊपर बात की जा सकती है। ये जो है ईरान के साथ सारी की सारी बातचीत चल रही है और अब इसके अंदर कई ज़राए से ये खबरें आ चुकी हैं कि जेडी वेंस नायब सदर अमरीका
पाकिस्तान यहाँ पे आके गप्पे मारने नहीं आ रहे, और वो ये नहीं कह रहे कि वो आके बैठेंगे और मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो है वो उनके सामने बैठे हुए होंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ जी अब बताएं आप हमें इनरिचमेंट वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं कर रहे, और वो अपना बैग उठाएंगे और कहेंगे हम नहीं मुज़ाकरात करते, ट्रंप साहब बमबारी शुरू कर दें। अब इस तरह नहीं होने वाला, और हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस इस सारे के सारे मामले में एक गुड कॉप के तौर पे सामने आए हैं। चाहे पीट हेगसेथ हो वजीर दिफा, चाहे वजीर खारजा मार्को रूबियो हो, चाहे सदर ट्रंप हो, इन्होंने ईरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा और सख्त बयानात दिए थे। इसलिए जेडी वेंस जो हैं वो ईरान को काबिल कबूल हैं मुज़ाकरात के लिए। और जो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ है, इनका नाम और अब्बास अरागची का नाम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे इसराइल की जो टारगेट लिस्ट थी ईरान के लीडरों की, उनसे इन दोनों का नाम निकलवाया गया था आज से 2 हफ्ते पहले। अब ये 20 साल की उम्र में IRGC के अंदर जाते हैं इराक वार के दौरान, 22 साल की उम्र में ये डिवीजन के कमांडर बन जाते हैं IRGC के, फिर ये 1997 में एयरफोर्स के कमांडर बन जाते हैं IRGC के, उसके बाद 39 ईयर्स की उम्र में ये पुलिस चीफ बन जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि 2005 में ये सदारती इंतखाब में हिस्सा लेते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद ये तेहरान के 12 साल तक मेयर रहते हैं। इतने बड़े अरसे तक कोई भी मेयर नहीं रह सका, और अब ये ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और ये सारे के सारे मुज़ाकरात करेंगे यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त में बेइंतहा इजाफा होगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।